हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो वहाँ पे पहले डोनर यहाँ पे सागर नेगी हैं 28 ईयर के, जैसे यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर कोविड-19 3 वीक्स एगो, जो लगभग 3 सप्ताह पहले कोविड-19 को हरा चुके हैं, है ना। तो कोविड-19 को हुआ था जिससे वो ठीक हो चुके हैं और प्लाज्मा डोनेट किए हैं ना। was the first to donate as a plasma bank opened as the Institute of Liver and Biliary Sciences in दिल्ली। तो दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज है, वहाँ पे प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो वहाँ पे पहला आदमी है जो इस तरह के डोनेट किए हैं, ठीक है। तो याद रखिए प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो दिल्ली में खोला गया है। आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा के बारे में कई बार डिस्कस किए हैं, इसलिए आज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए, प्लाज्मा जो है ब्लड का एक कंस्टिट्यूएंट है। ब्लड का मेजोरिटी पार्ट प्लाज्मा होता है, ठीक है। जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वाटर के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेलवे लाइन टू रोड सेंटर क्लियर 3 प्रोजेक्ट गोवा बोर्ड से भी रीडेज पपेट। तो यहाँ पे न्यूज सबसे पहला तो यहाँ पे न्यूज में है, तो याद रखिएगा कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, ठीक है। तो इसी सेंचुरी के बीच से होकर के भी रेलवे लाइन को परमिशन दिया है। उसके अलावा रोड भी है, 3 प्रोजेक्ट को परमिशन दिया है। तो क्या रेलवे लाइन, हाईवे एंड पावर ट्रांसमिशन लाइन, है ना। 3 प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे मंजूरी दिया गया है। सिंस दिसंबर एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन द सेंटर हैज क्लियर 3 गोवा प्रोजेक्ट क्लेम स्टेट पैनल हेल्ड हैड अप्रूव्ड। क्या कह रहा है कि सेंटर जो है इस तीनों को अप्रूव कर दिया है, जो कि इस सेंचुरी से पास करने वाला था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ से पास करने वाला था। तीनों को अप्रूव कर दिया गया, रेलवे लाइन को भी, हाईवे को भी और पावर ट्रांसमिशन को भी। और सेंटर के द्वारा बोला गया कि स्टेट का जो वाइल्ड लाइफ कमेटी है ना, स्टेट लेवल का जो कमेटी है उसके द्वारा, स्टेट पैनल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। बट नाउ एटलीस्ट 6 मेंबर ऑफ दैट पैनल हैव कम टू से दैट दे वर अनअवेयर। लेकिन क्या कह रहा है कि उस पैनल के जो 6 आदमी थे वो बाहर आके मीडिया में बोले हैं कि उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का क्लियरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे न्यूज़ में देख सकते हैं आप, वहाँ में गोवा बोर्ड से दे वी वर यूज्ड एज पपेट। तो गोवा के जो बोर्ड मेंबर उनके द्वारा कहा कि हम लोग को पपेट की तरह यूज किया गया। तो ये हमारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो गोवा में है। उसके अलावा अब यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट को मतलब कि परमिशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा परमिशन है। तो डबल ट्रैकिंग ऑफ सो पीस ऑफ 120 ईयर ओल्ड रेल लाइन फ्रॉम कर्नाटका हॉस्पिटल टू वास्को, ठीक है। तो कर्नाटका का हॉस्पिटल से वास्को तक 120 ईयर पुराना रेलवे लाइन है, उसको डबल लाइन किया गया है, डबल किया जा रहा है। उसके अलावा 400 किलोवाट का पावर ट्रांसमिशन लाइन, और उसके अलावा एक NH4A को यहाँ पे दिया गया है कमेटी, ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ बोर्ड मेंशन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो कह रहे हैं कि याद रखिएगा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसको हेड किया जाता है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे उसके हेड होंगे NBWR के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ड्रग बूस्ट यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसमें कहा गया कि इन बीट टू सेल्फ सफिशिएंट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कंट्रीज लाइक चाइना फॉर ड्रग्स। तो क्या करें कि अभी हम लोग ड्रग्स तो काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, दवाई तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो उसको API बोलते हैं जिसको। तो API जो हमारे यहाँ आता है, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट आता है उसका, ठीक है। तो API अधिकांशतः चाइना से आता है, API अधिकांशतः चाइना से आता है। तो यही बोला जा रहा है कि ये उस मामले में सेल्फ रिलायंस बनना है। तो इन अ बीट टू सेल्फ सफिशिएंट एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कंट्री लाइक चाइना फॉर ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन अलॉन्ग विद यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन थर्सडे लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। तो याद रखिएगा कंट्री में पहली बार फर्स्ट ड्रग डिस्कवरी हैकाथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर रमेश जो हमारे मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। एक किसका इनिशिएटिव है, तो जॉइंट इनिशिएटिव है किसका HRD मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्टर का जो इनोवेशन सेल उसका, फिर AICTE, CSI और CDAC, ये चारों संस्था का यहाँ पे जॉइंट मतलब मिशन है। द हैकाथन इज लाइकली टू सीन पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस हैकाथन में कुछ प्रोफेशनल रिसर्च वर्कर, ठीक है, स्टूडेंट ये सब आएंगे और जो हम लोग मतलब कि यहाँ पे रिसर्च करेंगे, रॉ मटेरियल का जो डिपेंडेंस है चाइना पे हम लोग मतलब कि ख़त्म करेंगे, है ना। हम लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे, उससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो याद रखिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स लाइकली टू बिगिन पैसेंजर ट्रेन में अप्रैल 2023 से ऐसा माना जा रहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, ठीक है। इसका पहले जो है 2-3 ट्रेन को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया गया है।
तो कहा जा रहा है रेलवे एक्सपेक्ट प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर टू स्टार्ट रनिंग पैसेंजर ट्रेन में अप्रैल 2023 बाई ब्रेकिंग स्टेट कंट्रोल्ड मोनोपोली इन दिस सेगमेंट। क्या कह रहा है कि इस सेगमेंट जो स्टेट कंट्रोल्ड मोनोपोली अभी तक मतलब रेलवे होती है सिर्फ सरकारें ही है ना, रेलवे प्राइवेट तो है नहीं, तो यहाँ पे स्टेट का मोनोपोली है, तो इसी को काउंटर करने के लिए मतलब कि स्टेट अपना मोनोपोली थोड़ा सा कम करने वाला और यहाँ पे प्राइवेट आदमी भी ट्रेन चला सकेगा 2023 के बाद। रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव सेट प्राइवेट प्लेयर्स इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन will mean modern trains running at higher speed and catering to a demand this remains unmet by रेलवे, है ना। मतलब कि जो रेलवे का बढ़ता हुआ डिमांड है रेलवे उसको पूरा नहीं कर पा रहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने का भी यहाँ पे सोचा जा रहा है। द प्राइवेट ट्रेन विल कंस्टिट्यूट अराउंड 5% ऑफ ऑल ट्रेन, जितना भी ट्रेन उसका 5% प्राइवेट ट्रेन रहेगा। एंड ही सेड एडिंग दिस रेस्ट ऑफ 95% ट्रेन इन इंडिया विल बी ऑपरेटेड बाय रेलवे, बाकी का 95% रेलवे मिनिस्ट्री जैसे अभी ऑपरेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे था इस न्यूज़ से कब से किया जा रहा है, तो 2023 से है ना, अप्रैल 2023 से ऐसा अनुमान लगाया जाए कि अप्रैल 2023 से रेलवे प्राइवेट ट्रेन चलाने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल आल्सो मीन दैट कोचेज नाउ रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ आफ्टर रनिंग 4000 किलोमीटर विल नीड मेंटेनेंस आफ्टर 40,000 किलोमीटर विच ट्रांसलेट टू आइदर वंस और ट्वाइस अ मंथ। कहा जा रहा है कि अब पहले जो था 4000 किलोमीटर चलने के बाद जो है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता था, ठीक है। जो अब कोचेज का मेंटेन करना पड़ता था 4000 किलोमीटर चलने के बाद, जो अब 40,000 किलोमीटर के बाद मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। वहीं पे जो अपोजिशन पार्टी है उसका कहना है कि गवर्नमेंट है स्नैचिंग लाइफलाइन ऑफ द पुअर से अपोजिशन, मतलब कि अपोजिशन का कहना है कि जो गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों का जो लाइफलाइन है रेलवे, जिसके मतलब जिसकी मदद से सस्ती सुविधा प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से लोग जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, उसको गवर्नमेंट जो छीन रही है, स्नैच कर रही है लोगों से। तो ऐसा अपोजिशन का कहना है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं कि डिसीजन सही आएगा या गलत है ना, कि प्राइवेट ट्रेन भी चलाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे NIA न्यूज़ में था कि NIA अरेस्ट बडगाम मैन फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग पुलवामा बॉम्ब मेकर। तो पुलवामा जो बॉम्ब मेकर थे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़गांव एक जगह है, बुडगाम जो भी पड़ी उसको, वो वहाँ के एक आदमी को अरेस्ट किया गया NIA के द्वारा। तो NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA का स्थापना 2009 में हुआ था, ठीक है। इसका एक एक्ट के तहत आया था NIA एक्ट 2008, उसी के तहत NIA का स्थापना हुआ था 2009 में। मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 का, उसके बाद ऐसा सोचा गया कि इंडिया में एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो सिर्फ टेरर से लड़े। तो टेरर रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए NIA का स्थापना हुआ था। हालांकि अभी इसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, पिछले साल अमेंडमेंट आया था उसके बाद। ये टेरर इशू के अलावा फेक करेंसी इशू, फिर जो इलीगल आर्म ट्रेडिंग है उसको भी देखता है ना। उसके अलावा कई ऐसे पावर इसको दिए गए हैं NIA को। NIA के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, NIA के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में MHA के अंदर आता है। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी YC मोदी हैं, डायरेक्टर जनरल अभी YC मोदी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा NIA के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है न्यूज़ में था कि ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट सेट टू रीओपन फ्रॉम मंडे। तो जो ASI के तहत प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है मंडे से ओपन होने वाली, लेकिन कुछ कर्व के साथ, कर्व कहने का मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा, लेकिन मंडे से ओपन होने वाले हैं। तो आफ्टर अ शटडाउन ऑफ मोर देन 100 डेज ताजमहल एंड ऑल अदर हेरिटेज मोन्यूमेंट अक्रॉस द कंट्री आर सेट टू रीओपन फ्रॉम मंडे। तो ताजमहल सहित 100 मतलब कि कंट्री में जितने भी हेरिटेज मोन्यूमेंट हैं, ठीक है, जो ASI के तहत प्रोटेक्टेड हैं, ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड है, उनको मंडे से ओपन किया जा रहा है, ठीक है। आज फ्राइडे है तो 2 दिन बाद ओपन किया जाएगा। हमारे किसके द्वारा कहा गया, तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है प्रहलाद पटेल, उनके द्वारा ऐसा थर्सडे को कहा गया कि सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि 6 जुलाई से जो है विजिटर को आने दिया जाए, लेकिन कुछ कर्व के साथ, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। और रेस्ट्रिक्शन तो अभी रहना ही चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केस निकल रहा है। तो हम लोग ASI के बारे में जान लेते हैं। तो ASI का स्थापना हुआ था 1861 में, ठीक है। ASI का स्थापना हुआ था 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसलिए देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मिनिस्टर थे प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा ये बोला गया। और इंडिया में टोटल मिलाकर के 3693 इतने प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है ASI के तहत, ठीक है। तो इतने सारे मोन्यूमेंट को ASI प्रोटेक्शन देता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतने सारे मोन्यूमेंट को प्रोटेक्शन देता है। तो मतलब कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट कहाँ किसको जाता है, तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो 100+ हो गया हो, जिसका एज 100 साल से पूरा ज़्यादा हो गया हो, उसको यहाँ मतलब कि हेरिटेज मोन्यूमेंट घोषित किया जाता है। उसके बाद फिर ASI उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसका एज कम से कम 100 साल हो जाना चाहिए। 3693 मोन्यूमेंट यहाँ पे हैं, 3693 है ना, 3693
इतने मोनूमेंट हैं अभी इंडिया में जो एएसआई के तहत प्रोटेक्टेड है। सबसे ज़्यादा जिसमें यूपी में है 745 यूपी में एएसआई के तहत हेरिटेज मोनूमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 506 कर्नाटका में, उसके बाद आता है 413 तमिलनाडु में, ठीक है। तो टॉप थ्री स्टेट याद रखिएगा, यूपी 745, उसके बाद 506 कर्नाटका और तमिलनाडु 413, और ओवरऑल 3693 मोनूमेंट इंडिया में प्रोटेक्टेड है एएसआई के द्वारा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है 745, ठीक है। आगे यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे कि देर आर मोर देन 3000 मोनूमेंट्स अंडर द एएसआई, तो 3000 से ज़्यादा है, जैसा कि बताया 3693 है, ठीक है। तो जिसमें ताजमहल आता है, खजुराहो का टेम्पल आता है, सांची स्तूप, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, है ना। द मिनिस्टर सेड द मोनूमेंट्स विल बी ओपन इन कंप्लायंस विद द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहा जा रहा है कि वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बात को भी ध्यान रखा जाएगा। यदि एरिया कंटेनमेंट जोन में पड़ता है तो वहाँ पर नहीं खोला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CPWD रिमूव्स बैन ऑन यूज ऑफ टिम्बर इन कंस्ट्रक्शन, तो क्या कह रहा है कि CPWD के द्वारा, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके द्वारा बैन लगाया गया था लकड़ी का, कि लकड़ी का नहीं यूज कर सकते आप कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लेकिन इस बैन को हटा दिया गया ताकि वुडन इंडस्ट्री भी अब फ्लोरिश कर सके, ठीक है। लॉकडाउन के कारण जो उसको घाटा हुआ है उसको बढ़ाया जा सके। तो कहा जा रहा है कि अराउंड 27 ईयर आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग अ बैन, CPWD हैज नाउ अलाउड द यूज ऑफ टिम्बर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड हैबिटेट प्रोजेक्ट, ठीक है। द डिसीजन ऑफ CPWD द प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन द प्राइम कंस्ट्रक्शन एजेंसी ऑफ द सेंटर, तो CPW क्या है, तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, सेंटर का सरकारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, ठीक है। कम्स आफ्टर, ये जो डिसीजन आया था, कम्स आफ्टर द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आस्क्ड द डिपार्टमेंट टू सीट द बैन, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा पूछा, मतलब बोला गया था कि आप इस बैन को हटा दीजिए, है ना, ताकि लोकल कंपनी यहाँ पे जो भी वुडन इंडस्ट्री से काम करते हो उसमें रिलेटेड हो तो इसमें बढ़ सके। द CPW भी जो ऑल अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो CPWD किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, तो याद रखिएगा, फॉल अंडर द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। सेड द यूज ऑफ टिम्बर एजेंसी वर्क हैड बीन बैंड इन 1993, 93 में ही बैन कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज आस्क्ड टू रिमूव द बैन्स ऑन यूज ऑफ वुड इन कंस्ट्रक्शन सीट इट विल क्रिएट डिमांड फॉर वुड वेस्ट इंडस्ट्रीज, तो क्या कह रहा है कि इस बैन को हटाने का बात किया क्योंकि इससे जो है वुड वेस्ट इंडस्ट्री है उसमें डिमांड आएगा, इसके कारण से वहाँ के लोकल इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये था इस न्यूज़ से। यहाँ पे ये भी है कि इट ऑल्सो स्टेटेड दैट वुड इज अ वर्सेटाइल रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइफ साइकिल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टिम्बर ऑल्सो ऑफ ए मच लोअर, क्या कह रहा है कि ये भी कहा गया कि लकड़ी जो है काफ़ी रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, लकड़ी जो रिन्यूएबल मटेरियल है और इसको हम लोग काफ़ी आसानी से लाइफ साइकिल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टिम्बर इज ऑल्सो ऑफ एंड मच लोअर, तो क्या जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट यदि देखा जाए टिम्बर का तो ये भी बाकी सबसे कम है ना। तो वुड एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है कि एज इंडिया हैज कमिटेड टू UNFCCC NDC टारगेट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और NDC का फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि इसमें हर एक कंट्री के द्वारा सेल्फ डिटर्मिनेशन किया गया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंट में, मतलब कि हम इन्वायरमेंट में इतना कम पोल्यूशन करेंगे, उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे। कंट्री के द्वारा अपने आप पे टारगेट शिफ्ट किया गया है, अपने से टारगेट शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि UNFCCC, ये UNFCCC और NDC क्या है, ठीक है। अब क्रिएटिंग एडिशनल सिंक ऑफ 2.53 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2030, कह रहे हैं कि इंडिया का एक टारगेट है वहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि हम लोग कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक एक्चुअली होता क्या है, तो आम भाषा में समझिए जंगल को कार्बन सिंक बोलते हैं। जैसे पानी का सिंक होता है ना, जहाँ पे पानी हम लोग जाके जमा करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे पानी गिराते हैं, उसी तरह जंगल जो है कार्बन सिंक का काम करता है। शहर में जो कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है जाके वो मतलब कि पेड़ पौधा उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, पेड़ पौधा इसका यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जंगल जो कार्बन सिंक का वर्क करता है, ठीक है। तो कार्बन सिंक के बारे में याद रखिएगा। तो कहा गया कि 2.5 से 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन को, मतलब कि उतने कार्बन के सिंक का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इतना पेड़ लगाया जाए कि इतने मिलियन टन कार्बन जो है, सॉरी मेट्रिक टन कार्बन को ऑब्जर्व कर सके उतना पेड़, ठीक है। रेजिंग द डिमांड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वुड सो एज टू क्रिएट फेवरेबल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम फॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज इन इंपरेटिव, द CPWD मेमो ऑल्सो सेट, क्या कह रहा है कि वुडन इंडस्ट्री में जब डिमांड आएगा तो वहाँ से जो पैसा आएगा उससे नया नया पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण कार्बन सिंक डेवलप होगा, ये भी यहाँ पे कहा गया CPWD के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। PM कांग्रेचुलेशन पुतिन बोथ साइड एग्री टू फर्दर स्ट्रेंथन दैट, क्या है कि कल हुआ क्या है एक्चुअली कि पुतिन को जो है 2036 तक के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ऐसा कोई बोला नहीं इतना ही तक, लेकिन मिनिमम 2036 तक लगातार वो राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा हुआ। ऐसा एक्चुअली आज के 3-4 महीने पहले ही इस पे मतलब कि बिल आया था
लेकिन बिल अच्छी तरीके से पास कल हुआ है, तो इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, याद रखिए बिल जो लाया गया था वेलेंटीना तेरेस्कोवा के द्वारा लाया गया था। वेलेंटीना तेरेस्कोवा कौन है? तो पहली महिला है जो स्पेस में गई थी। ठीक है, ये रसिया की थी, पहली महिला जो स्पेस में गई थी। आज वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है, मतलब वहाँ के सांसद हैं, और पुतिन की पार्टी से सांसद है, तो उन्हीं के द्वारा बिल लाया गया था कि पुतिन को 2036 तक प्रधानमंत्री, मतलब कि राष्ट्रपति वहाँ का बना दिया जाए। ठीक है, तो ये आई थिंक 3-4 महीना हो गया इसको इस बिल को आए हुए, लेकिन पास कल हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे कॉल्ड फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रसिया। था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वहाँ पे इनको मतलब 2036 तक बनाया गया। रसिया 7 डे नेशनल प्लेबिसाइट, रसिया में प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह हुआ, जनता से पूछा क्या ये सही है, तो वहाँ प्लेबिसाइट में जीते हैं 2036 तक के लिए। ठीक है, कि कम से कम 2036 तक जो है, एटलीस्ट 2036 तक पुतिन जो है रहेंगे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट, पुतिन थैंक प्राइम मिनिस्टर, तो उधर से भी थैंकफुल मतलब कि थैंक्स बोला गया है प्राइम मिनिस्टर को। और ये बोला गया है कि हम लोग कमिटेड है अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ाने के लिए, रणनीतिक टाइज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंडिया जो है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सप्लाई यहाँ से लेता है, रसिया से लेता है, इसलिए रसिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रसिया हमारा काफ़ी एक पुराना फ्रेंड भी है। ठीक है, काफ़ी मदद किया है रसिया के द्वारा इंडिया को। तो यहाँ पे और कहा कि दे एग्री टू मेंटेन द मोमेंटम बायलैटरल कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टेशन लीडिंग टू द एनुअल बायलैटरल समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया लेटर दिस ईयर। क्या करें कि इंडिया में इस बार एनुअल बायलैटरल समिट होने वाला है। एक्चुअली इंडिया और रसिया के बीच में हर साल एक समिट होता है प्राइम मिनिस्टर लेवल का, मतलब कि जो सबसे टॉप लेवल के पॉलिटिशियन है उनके लेवल का। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, उधर से प्रेसिडेंट आते हैं, तो दोनों में अल्टरनेट में होता है। तो एक साल वहाँ होता है, एक साल यहाँ होता है। तो इस बार इंडिया में होने वाला है। तो इवन ईयर जब होता है ना, तो इंडिया में इंडिया रसिया समिट होता है, ऑड ईयर में रसिया में होता है। तो पिछले साल मोदी जी वहाँ गए थे, इस बार पुतिन यहाँ आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि वर्चुअल हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक ठाक हो जाएगा तो आएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कि वेस्ट बैंक इंडिया अर्जेज पार्टी टू इंगेज। तो वेस्ट बैंक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वेस्ट बैंक एक्चुअली है क्या? तो यदि आप इजराइल का मैप देखेंगे, या फिर हम दिखाते हैं अभी, एक मिनट। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये इजराइल का मैप है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो है ना, इधर ये पूरा जो है ये इजराइल है। तो इजराइल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पोर्शन को हम लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, और यहाँ पे गाजा स्ट्राइप है। ये दोनों कंट्री का नाम पैलेस्टाइन है। ठीक है, ये दोनों एक ही कंट्री का हिस्सा है, एक यहाँ, भले ही आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन उस कंट्री का नाम पैलेस्टाइन है। हिंदी में उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको फिलिस्तीन बोलते हैं। तो फिलिस्तीन का ये तो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, तो याद रखिए वेस्ट बैंक, तो इसको एनेक्स करने की बात किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। इजराइल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनेक्सेशन कर चुका है। ठीक है, पहले जो इजराइल आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा इजराइल नहीं था। इस पेनिनसुला को सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे इस पोर्शन को यदि देखें मैप, आज वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा, तो अफ्रीका और एशिया का जो ज्वाइंट है, वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है इजराइल। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिए गाजा स्ट्राइप यहाँ पे है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक है। ठीक है, तो यही अभी न्यूज़ में था। तो हम लोग आते हैं अपने न्यूज़ पे वापस। तो थर्सडे सेड इशू शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायरेक्ट निगोशिएशन। तो कहा जा रहा है कि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली ऐसा कहा गया है कि जो भी यहाँ पे इशू है उसको सोल्व किया जाना चाहिए डायरेक्ट निगोशिएशन के थ्रू बिटवीन द टू पार्टीज। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पोस्ट टू अनेक्स टेरिटरी इन द वेस्ट बैंक अपीयर टू बी डिलेड नाउ। तो क्या कह रहा है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा को अपने कंट्री में मिलाने के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो उस पर इंडिया का यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि दोनों कंट्री को लड़ना नहीं चाहिए इस तरीके से। जो भी वहाँ पे निगोशिएट करना चाहिए, डायरेक्ट निगोशिएशन करना चाहिए, उसको शांति से सुलझाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो चाइना फैक्टर वाई हेपेरिन इज कॉस्टलियर इन इंडिया। तो क्या करें कि हेपेरिन जो एक दवाई है इंडिया में कॉस्टलियर क्यों है, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, तो नाम से पता चल रहा है कि क्या इसका काम क्या है। तो फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई का प्राइस को रेगुलेट करना है। ठीक है, कि ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, ताकि गरीब लोगों को भी यहाँ पे मेडिसिन का फैसिलिटी मिल सके। हैज़ अलाउड फार्मास्यूटिकल कंपनी टू इंक्रीज द सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हेपेरिन बाई 50% तक बाई दिसंबर अंटिल दिसंबर 31। तो 31 दिसंबर तक हेपेरिन के प्राइस को 50% बढ़ाने के बारे में परमिशन मिल गया है NPPA के द्वारा। ठीक है, दिस में बी द फर्स्ट ऑफ द सेवरल ड्रग टू गेट प्राइस लाइक एज चाइना फैक्टर टेक्स इट ऑल ऑन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या करें कि आने वाले समय में और भी कई दवाई का दाम इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है।
व्हाट इज हेपरिन? हेपरिन क्या है? तो हेपरिन इज ब्लड थिनर, हेपरिन एक ब्लड थिनर है यूज इन पेशेंट वल्नरेबल टू ब्लड क्लॉट इन द लेग्स, तो जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है किसी का लेग्स में, हार्ट में, लंग्स में, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसको हेपरिन का टैबलेट दिया जाता है। इट इज यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, तो इससे हार्ट अटैक का थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सेवरल पेशेंट विद क्रिटिकल इलनेस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग किडनी डायलिसिस हैज गिवन द ड्रग, तो क्या जो किडनी डायलिसिस पे होते हैं उनको भी ड्रग दिया जाता है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द हेल्थ मिनिस्ट्री इंक्लूडेड द ड्रग इन क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, क्या कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जा रहा है कि कोविड-19 में होता क्या है कि कहीं कहीं मतलब देखा गया कि किसी पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पे हेपरिन दिया जाता है, ठीक है, सारे लोगों को नहीं दिया जा रहा है लेकिन किसी किसी को दिया जा रहा है। वाई डिड कंपनी सी का हाइक ऑन द सेलिंग प्राइस, तो इससे जो अभी प्राइस था उसमें हाई क्यों किया गया, मतलब उसको बढ़ाया क्यों गया? बिकॉज इट इज सो इसेंशियल टू रिस्क पेशेंट द एनपीपी हैज केप्ट हेपरिन सेलिंग प्राइस समटाइम्स इन 2018, तो कहा 2018 में ही इसका प्राइस सीलिंग किया गया था कि इससे ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस हैव बीन इंस्टेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ दिस ड्रग, तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के समय इस पहला बात तो इस ड्रग का शॉर्टेज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू एनपीपीए दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो ड्रग का एपीआई आता है, ठीक है, हैज इन इंक्रीज बाय 211% सिंस सितंबर 2018, तो सितंबर 2018 से आज का प्राइस देखा जाए तो उस समय से 211% बढ़ चुका है, यानी कि उस समय यदि एपीआई का प्राइस 100 रुपया था तो अभी ये 311 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है, लेकिन प्राइस सेम रखा गया है एनपीपीए के द्वारा, तो कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है आजकल। अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट कमिटी विच लुक्ड इनटू दिस मैटर विद द मैक्सिमम प्राइस फॉर द ड्रग फिक्स्ड, कंपनी क्लेम्ड दैट इट बिकम अनवाइएबल टू कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द ड्रग इन इंडिया, तो क्या जा रहा है कि बोला गया कंपनी के द्वारा कि अब इंडिया में मतलब कि बेचने लायक नहीं रहा है दवाई, क्योंकि हमारा एपीआई महंगा हो गया इधर, तो प्राइस तो बढ़ाया नहीं जा रहा है। कंपनी लाइक ग्लैंड फार्मा, इंडियन कंपनी जो है मतलब ड्रग कंपनी काफ़ी ज़्यादा है जो दुनिया में, पूरे दुनिया में फेमस है, जैसे यहाँ पे ग्लैंड फार्मा, बायोलॉजिकल, ये समर्थ लाइफ साइंसेज, अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है, और भी कई यहाँ पे इंडियन मतलब कि मतलब कि प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी के द्वारा यही कहा गया है। नेक्स्ट है कि व्हाट पावर डिड एनपीपीआई यूज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ हेपरिन, तो एनपीपीआई के पास, एनपीपीए जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसको पावर आया कहाँ से कि हेपरिन का दाम को 50% बढ़वा दे सकता है वो। तो एनपीपीए यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंसी पावर प्रोवाइडेड टू इट अंडर पैराग्राफ 19 ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, तो 2013 का एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ठीक है, उसके पैराग्राफ 19 के तहत उसको पावर दिया गया है। दिस प्रोविजन अलाउ फॉर द रेगुलेटर टू इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस फिक्स द सीलिंग रिटेल प्राइसेस फॉर एनी ड्रग रिगार्डलेस वेदर दे वेयर अंडर और एलिजिबल फॉर प्राइस, क्या है कि इसके तहत दिया गया, उसको पावर दिया गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में वो सीलिंग जो प्राइस का है, मतलब एक लिमिट जो प्राइस का लगाया है उसको बढ़ा सकता है, भले ही जो है वो दवाई एलिजिबल था प्राइस बढ़ाने या घटाने के लायक या नहीं था, फिर भी उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में ऐसा किया जा सकता है। द फर्स्ट टाइम एनपीपीए इंक्रीज द प्राइस ऑफ मेडिसिन अंडर प्राइस कंट्रोल वाज इन दिसंबर 2019, पहली बार दिसंबर 2019 में किया गया था। व्हेन इट हाइक बाय 50% ऑफ 21 ड्रग इंक्लूडिंग द बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, विटामिन सी, एंटीबायोटिक, तो कुछ दवाई का दाम उस समय भी बढ़ाया गया था, हालांकि उसमें हेपरिन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज चाइना हैव इन एबिलिटी ऑफ हेपरिन, तो हेपरिन की एबिलिटी में चाइना का क्या रोल है? तो द हेपरिन सोडियम एपीआई, हेपरिन का जो एपीआई सोडियम का है फॉर इंजेक्शन मेड इन इंडिया मेजरली कम फ्रॉम द चाइना अकॉर्डिंग टू फार्मा कंपनीज, ठीक है, एपीआई जो इंडिया में आता है अधिकांशतः चाइना से आता है। इंडिया हैवी रिलाइज ऑन चाइना फॉर वेरियस एपीआई यूज टू मेक क्रूशियल एंटीबायोटिक एंड विटामिन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बॉडी द एपीआई एंड अदर की इंग्रेडिएंट फॉर इवन पैरासीटामोल आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, तो क्या कहते हैं यहाँ तक कि पैरासीटामोल के लिए भी जो इंग्रेडिएंट है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इन द लास्ट 3 to 6 मंथ प्राइस ऑफ एपीआई फ्रॉम चाइना है गॉन फ्रॉम 20 to 35%, पिछले 3 से 6 महीने के बीच में देखें तो 20 से 35% तक प्राइस एपीआई का बढ़ चुका है, ठीक है। ऑफ द ओवर 3.5 बिलियन वर्थ ऑफ इंग्रेडिएंट हैव इंडियन ड्रग मेकर इंपोर्टेड 2018-19, चाइना अकाउंटेड फॉर अराउंड 68%, तो क्या करें कि लगभग ड्रग मेकर के द्वारा 3.5 बिलियन का इंपोर्ट कराया गया था पिछले साल 2018-19 में सेशन में, तो उसमें चाइना से इंपोर्ट 68% था। दिस मीन्स दैट स्नैग इन द सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना को डिसरप्ट द एबिलिटी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो यानी कि चाइना से डिसरप्शन मतलब कि यदि होता है एपीआई का तो इंडिया में मेडिसिन का सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, और उससे जब इंडिया में कम होगा तो दूसरे कंट्री में भी कम होगा, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे जगह, ठीक है। इज दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना टेंशन, तो क्या इंडिया चाइना टेंशन के कारण ऐसा हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, उसका इस पर कोई रोल नहीं है, दिस इज ए सेपरेट इशू, ठीक है, तो ये एक सेपरेट इशू है, तो इसलिए इसको इस लड़ाई से, गलवान वैली की लड़ाई से जोड़ के न देखा जाए। आगे बढ़ते हैं, तो IRDAI कमेटी टू एग्जामिन सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉडी एक आता है, एक है IRDAI, एक है सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, तो लोग पढ़ते हैं IRDAI के बारे में।
तो IRDAI इस नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रेगुलेट करता है, ठीक है, जितने सॉरी इंडस्ट्री नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। हमारे इंडिया में हर चीज़ का एक रेगुलेटर है, हर सेक्टर का एक रेगुलेटर है। तो IRDAI जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। IRDAI एक्ट 99 के तहत बनाया गया था। 1999 का IRDAI एक्ट है, उसी के तहत इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर 99 से 2001 तक है ना, जब बनाया गया था उस समय से 2 साल यानी कि 1999 से 2001 तक न्यू दिल्ली में था, लेकिन 2001 से अभी जो है हैदराबाद में है। ये 10 मेंबर बॉडी है, इसमें 10 मेंबर होते हैं इस बॉडी में, जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। और अब पढ़ते हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। तो श्योरिटी बॉन्ड जो एक्चुअली इसमें 3 आदमी होते हैं ना, 3 आदमी के बीच में बॉन्ड किया जाता है। एक तो होता है लोन लेने वाला, एक होता है लोन देने वाला, एक होता है मिडिल मैन, ठीक है। मिडिल मैन श्योरिटी करता है कि यदि मान लो कि ए लेने वाला है, बी देने वाला है, ठीक है। तो यदि बी जो है ए को पैसा दिया, तो यहाँ पे कोई सी आदमी है जो इस बात को श्योर कर रहा है कि यदि ये तुमको पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो तुम हमसे ले लेना, है ना। तो यहाँ पे सी जो है श्योरिटी बॉन्ड का काम कर रहा है, तो इसी को श्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 3 आदमी होते हैं, जैसा कि इसमें दिया भी होगा कहीं, देखिए जैसे श्योरिटी बॉन्ड इज 3 पार्टी एग्रीमेंट दैट लीगली बाइंड टुगेदर अ प्रिंसिपल हु नीड द बॉन्ड, एन ऑब्लिक हु रिक्वायर द बॉन्ड एंड अ श्योरिटी कंपनी दैट सेल द बॉन्ड, ठीक है। तो 3 आदमी यहाँ पे होते हैं, मतलब या 3 बॉडी जो भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि IRDAI कमेटी जो है एग्जामिन करेगा श्योरिटी बॉन्ड फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट। तो रोड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी श्योरिटी बॉन्ड लगाए गए हैं उसके बारे में IRDAI एग्जामिन करेगा, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो और इस न्यूज़ से कुछ नहीं था, तो श्योरिटी बॉन्ड के बारे में हम लोग इस न्यूज़ से जाने और IRDAI के बारे में जाने। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। जो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।